पिछली क्लास में अपन ने नत्तल में फेंका था नीचे से ऊपर, अब अपन आज फेंकेंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, तो जहां से प्रोजेक्शन हो रहा है उसको मूल बिंदु मानते हुए अपन ने नत्तल के अनुदिश नीचे की दिशा को ले लिया है मैंने क्या, +x, और नत्तल के लंबवत अपन ने क्या ले लिया है, वो ले लिया अपन ने +y। ठीक है, इधर +x और इधर +y मैंने ले लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो अब जो प्रोजेक्शन है मेरा वो इस तरफ है, इस तरफ अपना प्रोजेक्शन हुआ है। मान लो कि ये u वेलोसिटी है प्रारंभिक, और ये कोण है थीटा, नहीं थीटा नहीं, इसको अल्फा ले रहा हूं मैं, अल्फा और बीटा, इसको मैंने क्या ले लिया है, इसको मैंने अल्फा ले लिया है, ये हो गया मेरा अल्फा। थोड़ा सा चेंज आया है यहाँ पे, क्या चेंज आया है कि पहले पॉजिटिव x एक्सिस ऊपर थी, अब पॉजिटिव x एक्सिस नीचे है, बस ये फर्क पड़ा है। अब तुम लिखो यहाँ पे क्या क्या लिखो, एक तो तुम लिखो कि ux कितना है, देखो ux कितना है, uy कितना है, ax कितना है और ay कितना है। देखो लिखो, सब लोग लिखो, ux मतलब वेग का x घटक, देखो क्या बनेगा, वेग का x घटक u cos अल्फा, देखो वेग का y घटक क्या बनेगा, u sin अल्फा। अब ax पहले वो -g sin बीटा था, अब वो +g sin बीटा हो जाएगा। देखो पिछली क्लास में नत्तल के अनुदिश त्वरण कितना था, इस तरफ था ना g sin बीटा, g sin बीटा, और लंबवत कितना था, g cos बीटा। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है, पहले ऊपर की तरफ प्लस एक्सिस थी, त्वरण नीचे की तरफ था, इसलिए माइनस लगाया था। अब ax को प्लस लिखना पड़ेगा, और ay कितना हो जाएगा, -g, क्योंकि y थोड़ी चेंज करा अपन ने तो सिर्फ x चेंज किया है, इसलिए x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अब +g sin बीटा हो जाएगा, तो g cos बीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब वापिस से इसका वही उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और नत्तल पे परास, इस तरह से। तो सबसे पहले तो उड्डयन काल यानी कि कितनी देर हवा में रहा वो ज्ञात करो, फिर नत्तल से अधिकतम दूरी, और फिर इसका नत्तल के अनुदिश विस्थापन यानी कि परास। तो समय निकालने के लिए SY बराबर UYT प्लस हाफ AY T स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा SY 0, UY कितना, UY हो जाएगा T, UY कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो U sin अल्फा इंटू T प्लस हाफ AY कितना लिखूंगा मैं, -g cos बीटा इंटू T स्क्वायर। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा टाइम, कितना मिलेगा टाइम, सेम वैल्यू आएगी, T इक्वल टू 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। ऊपर से नीचे फेंको या नीचे से ऊपर फेंको, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि y दिशा में कोई चेंज हुआ नहीं है, इसलिए 2as लगाओ, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy, ये अप्लाई किया, ये हो जाएगी 0, uy कितना था अपने पास, u sin अल्फा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2ay कितना है, ay है -g cos बीटा इंटू ऊंचाई को h लिख दो यहाँ पे। ठीक है, हल करोगे इसको तो h का मान भी वही निकल के आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा। इन दोनों को याद करना है, इन दोनों को अपने को याद करना है। चलो अब परास निकालो, तुम परास निकालो, देखो कितना आ रहा है आंसर, Sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। जिस तरह से नीचे से ऊपर में किया था वही काम यहाँ पे करना है। ux कितना है, u sin अल्फा, टाइम की वैल्यू डालो,
टू यू साइन, एक मिनट मैंने शायद गलत तो नहीं किया, यू कॉस अल्फा होगा ना, ये यू कॉस अल्फा होगा, यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा। टाइम के लिए लिखो टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ठीक है। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ प्लस हाफ ए एक्स कितना है, देखो ए एक्स से मेरे पास जी साइन बीटा, पहले माइनस जी साइन बीटा था, वो प्लस जी साइन बीटा हो गया, जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, यानी कि टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, आर जो बनेगा, फाइनल जो आर बनेगा वो बन जाएगा टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब देखना है कैसे बना, पिछले क्लास के नोट्स देखना, उसमें पता चलेगा कि ये कैसे बनेगा। माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस क्यों आ रहा है, माइनस की जगह प्लस क्यों आ रहा है, यहाँ पे सब कॉमन ले लेना, यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जी कोस स्क्वायर बीटा कॉमन आ जाएगा, कॉमन लोगे तो कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ये याद करना है, ये अपने को याद करना है, ठीक है। इसको लिखो, एक कण को अपन ने फेंका है, नत्तल का कोण जो है, नति कोण इसको बोलते हैं, ये है बीटा, और कण को प्रक्षेपित किया, कण को प्रक्षेपित किया, ठीक है। ये मान लो अल्फा है और ये है अपने पास यू, यू फिक्स है, ये यहां से जाता है, यहां पे आके गिर जाता है, ये परास इसकी आती है आर। तो आर मैक्स ज्ञात करो तथा उसके संगत अल्फा का मान ज्ञात करो। आर मैक्स ज्ञात करने के लिए मैं टू साइन ए कोस बी का इस पे इस्तेमाल कर रहा हूं, देखना उससे क्या फायदा होगा। आर इक्वल टू यू स्क्वायर इधर आ गया अपने, टू साइन ए कोस बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है। ये तो ये साइन ए प्लस बी, या ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस साइन ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे जी कोस स्क्वायर बीटा तो है ही सही, नीचे क्या बन गया जी कॉस स्क्वायर बीटा। लिखते भी चलना साथ के साथ, देखते भी चलो लिखते भी चलो। आर इक्वल टू, देखो अब ये क्या बन गया यू स्क्वायर, ठीक है, और अंदर बन जाएगा मेरे पास साइन टू अल्फा प्लस बीटा, साइन टू अल्फा प्लस बीटा, ये बन गया, ठीक है। और यहां पे क्या बन जाएगा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। एक मिनट में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना, अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा, तो साइन माइनस बीटा, साइन ऑफ माइनस बीटा, ये बन जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ऊपर वाली स्टेप को मिटा देते हैं, इस स्टेप को मिटा दो। देखो ये माइनस बीटा को तो ले लो बाहर, मतलब माइनस बीटा को तो लिख दो, साइन माइनस बीटा को लिख दो माइनस साइन बीटा। अब ये क्या बन गया, देखो मेरे पास ये बन गया आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। अभी कोस स्क्वायर बीटा को भी लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, इसको भी लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और ऊपर जो बचा वो ध्यान से देखो, ऊपर जो बचा वो बचा साइन टू अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। इस पूरी इक्वेशन में ध्यान में
पूरी इक्वेशन में ध्यान से देखो वेरिएबल क्या है, इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, देखो सिर्फ ये वेरिएबल है 2 अल्फा प्लस बीटा, है ना। ये कोण बदलेगा, साइन बीटा कांस्टेंट है, नीचे सब कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। तो आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम होगा, सीधी सी बात है। आर कब मैक्सिमम होगा, जब आर मैक्स होगा जब 2 अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा, मैक्सिमम मतलब 90 डिग्री, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि साइन 2 अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा, है ना, और 2 अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, तो अल्फा के किस मान के लिए आया ये, 90 माइनस बीटा बाई 2 डिग्री में, ठीक है, ये डिग्री में आया। अगर रेडियन में लिखोगे तो इसको 90 को पाई बाई 2 लिख देना, ये डिग्री में आया। इतने अल्फा पे 90 माइनस बीटा बाई 2 अल्फा पे पता है क्या होगा, आर मैक्सिमम हो जाएगा। अब आर का मैक्सिमम मान निकाल लो, जिस तरह से आर मैक्स नीचे से ऊपर वाले में निकाला है, उसी तरह से ऊपर से नीचे वाले में भी अपन निकाल सकते हैं, सेम चीज अप्लाई करके। तो ये चार्ट बना लो, उससे क्या है तुम्हारे सामने रहेगा पूरा फॉर्मूला, और इसमें ग्राउंड टू ग्राउंड वाले फॉर्मूले भी बन जाएंगे अगर बीटा का मान 0 रख दोगे तो। प्रारंभिक वेग दे दिया, नत्तल का कोण दे दिया, प्रक्षेपण कोण दे दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। टी, एच और आर बताओ। उड्डयन काल मतलब वापिस नत तल पर कितनी देर बाद टकराएगा। एच मतलब नत तल से अधिकतम दूरी, अधिकतम ऊंचाई नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, अधिकतम ऊंचाई ऊर्ध्वाधर होती है, अपन नत तल से अधिकतम दूरी बोल रहे हैं एच। आर नत तल के अनुदिश विस्थापन। टी और एच का मान यहाँ पे मैंने हल करके लिखा है, देखो वैल्यूज डालनी है, सोल्व करना है। इसको हल करोगे तो 30√3 मीटर शायद ये आ रहा होगा, यहां तक तो ठीक है। अब आर का मान देखते हैं किसी ने सही निकाला है क्या। आर का मान देख लो कैसे निकाला है, फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व किया, सारी वैल्यूज डाली, फाइनल आंसर निकाला। सॉल्व मैंने नहीं किया, मेरे पास लिखा हुआ है सॉल्व किया हुआ, इसलिए मैंने सीधा उत्तर लिख दिया। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अल्फा के किस मान के लिए परास अधिकतम होगी। 37 पे तो अपन ने निकाल ही लिया क्या वैल्यू आई। अब किस अल्फा के लिए परास अधिकतम होगी और कितनी होगी ये बताना है। कब होगा, अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस बीटा बाई 2 यानी कि 30 डिग्री। अगर मैं इसको 30 डिग्री पे फेंकता 37 की बजाय, तो ये अधिकतम दूर गिरता नत्तल पर। नत्तल है, नत्तल का नति कोण थीटा है। एक कण को चित्रानुसार क्षैतिज दिशा में u वेग देकर प्रक्षेपित किया जाता है। कण नत तल पर कितनी दूर गिरेगा, कण नत तल पर कितनी दूर टकराएगा या कितनी दूर गिरेगा, कितनी दूर गिरेगा ये बताना है। क्षैतिज प्रक्षेपण है, बेसिकली परास निकालनी है। मान लो कि कुछ दूरी पे गिरा, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, यहाँ पे अल्फा भी थीटा है, एकांतर कोण इनको कहते हैं, और बीटा भी थीटा है। बस हो गया काम, ऊपर से नीचे प्रक्षेपण है। आर बराबर 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। मान रख के हल करने पर उत्तर मिलेगा 2u² साइन अल्फा हो जाएगा थीटा,
और cos 0 डिग्री को 1 लिख दिया डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर थीटा, खत्म। एक कण को प्रक्षेपित किया अल्फा कोण से, बीटा नत्तल का कोण है और इसका पथ मैंने दर्शाया है। और ये कण जब नत्तल से टकराता है ना तो नत्तल के लंबवत टकराता है। उसका वेग वगैरह कितना है वो नहीं दे रखा, वेग के बारे में कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है, बस ये बताया गया है कि लंबवत टकरा रहा है। तो सिद्ध करना है कि कोट अल्फा इंटू कोट बीटा इक्वल टू 2, इसको सिद्ध करना है। ux प्लस ax इंटू टी, लंबवत टकराता यानी कि x दिशा में अंतिम वेग 0 है। ux कितना होगा, ux हो जाएगा u cos अल्फा। माना कि ये प्रारंभिक वेग u है, माना, ऐसा दिया नहीं था, मैंने माना है, u cos अल्फा इंटू नहीं प्लस ax, x दिशा में त्वरण, माइनस g साइन बीटा, बता रखा है मैंने, माइनस नत्तल के अनुदिश जो त्वरण होता है ना वो g साइन बीटा होता है, और पीछे की नीचे की तरफ होगा, मैंने ऊपर की दिशा को प्लस माना हुआ है, माइनस जी साइन। और टाइम की वैल्यू उड्डयन काल लिखता है 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा। देखो u से u खत्म हो जाएगा यहाँ और इसी तरह से g से g खत्म हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ, ये बन जाएगा 0 इक्वल टू cos अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा। ठीक है, इस तरह से बना। तो थोड़ा बहुत तो हल करो और फाइनल आंसर निकालो कितना आ रहा है। ये साइन बीटा को कोस बीटा के साथ लो तो ये टेन बीटा बन जाएगा, और साइन अल्फा से डिवाइड कर दो इसको, तो कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बन जाएगा यहाँ पे कोट अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा। ये 2 टेन अल्फा को उधर भगा दो, 2 टेन ना बीटा 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 2 टेन बीटा को उधर भगा दो इक्वल टू कोट अल्फा। अभी 10 बीटा को इधर उठा लाओ तो ये 2 इक्वल टू कोट अल्फा और 10 का हो जाएगा आप इससे कोट बीटा। इस तरह से कोट लिखा हुआ हो, साफ लिख देता हूं मैं, कोट अल्फा कोट बीटा, 1/10 बीटा को कोट बीटा लिख दिया, ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारे सामने, प्रक्षेप्य की प्रत्यास्थ तथा घर्षणहीन। प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि जितने वेग से टकराया उतनी ही वेग से लौट के वापस आया। ठीक है, इसमें करना कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लो ग्राउंड है, यहां से मैंने मान लो कि किसी कण को फेंका, प्रारंभिक चाल मान लो उसकी कुछ u है, कुछ कोण थीटा है, ये कंसेप्ट सब जगह लगेगा। और इसका पथ जो है वो माना कि कुछ इस प्रकार से आ रहा है, इसका पथ कुछ इस प्रकार से ये आ रहा है। अब बात ऐसी है कि अगर इस प्रक्षेप्य के पथ के बीच में कोई ऊर्ध्वाधर दीवार अगर आ जाए, और ऊर्ध्वाधर दीवार अगर स्मूथ हो, स्मूथ मतलब घर्षणहीन, अगर ऊर्ध्वाधर दीवार घर्षणहीन हो तो ऊर्ध्वाधर वेग नहीं बदलेगा, क्योंकि घर्षण तो है ही नहीं, इसलिए ऊर्ध्वाधर वेग नहीं बदलेगा, और जो क्षैतिज वेग होता है वो पलट जाएगा। जैसे मान लो होगा क्या, जैसे ऊर्ध्वाधर दीवार है, ये मान लो इस तरह से ये आता है, ये इस तरह से टकराता है तिरछा, तो होगा कुछ भी नहीं, जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है ना, उस तरह से परावर्तन का नियम यहाँ लग जाएगा। क्षैतिज दिशा का वेग यानी कि अगर ये vx है तो vx की जगह बदल जाएगा, पलट जाएगा बिल्कुल 180 डिग्री से, और जो vy है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, vy जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर vy नहीं बदला, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सिर्फ परास पे। होगा क्या कि जितना आगे उसको गिरना था, माना कि उसको x आगे गिरना था, तो होगा कुछ भी नहीं, वो x पीछे गिर जाएगा। दीवार से x अगर आगे गिर रहा था तो दीवार से x पीछे गिर जाएगा। तो टोटल परास अगर r है, तो वो r माइनस
क्या फर्क आ जाएगा, ये r माइनस 2x दूरी आ जाएगी। देखो उसी के हाथ में कब आ जाएगा, उसी के हाथ में कब हो जाएगा, जब r माइनस 2x 0 हो जाए, यानी कि x इक्वल टू r/2 हो जाए, यानी कि बिल्कुल मध्य बिंदु पर अगर दीवार खड़ी कर दूंगा तो जहां से फेंका वहीं पे वापस आकर गिर जाएगा। पीछे भी गिर सकता है, पीछे भी गिर सकता है, आगे भी गिर सकता है, डिपेंड करेगा x कितना है। ठीक है, तो कंसेप्ट सिर्फ यही है कि परावर्तन कर दो, जितना आगे गिरना था उतना ही पीछे गिरा था। दूसरा कंसेप्ट ये है, ये तो याद रखने का तरीका हो गया। बाकी मेन कंसेप्ट ये है कि दीवार की अनुदिश, दीवार के तल के अनुदिश वेग नहीं बदलता और दीवार के तल के लंबवत वेग 180 डिग्री से बदल जाता है, घूम जाता है ना, विपरीत हो जाता है। दीवार के तल के लंबवत, इस बात को लिख लेना, दीवार के तल के लंबवत वेग बदल जाता है, यानी कि उसका घटक बदल जाता है, और दीवार के तल के समांतर वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। कण जमीन पर प्रक्षेपण बिंदु से कितनी दूर गिरेगा, कण जमीन पर प्रक्षेपण बिंदु से कितनी दूर गिरेगा। 100 मीटर दूर दीवार है, 50 की चाल 37 के कोण से फेंका है दीवार की तरफ, बताओ उत्तर। पहले तो ये पता लगाओ कि अगर दीवार नहीं होती तो कितनी दूर गिरता, और फिर ये पता लगाओ जितना आगे गिरना था उतना ही पीछे गिर जाएगा। फाइनल आंसर बताओ। उसके लिए पहले तुम्हें उड्डयन काल निकालना पड़ेगा, फिर परास निकालनी पड़ेगी, या डायरेक्ट परास भी निकाल सकते हो बिना उड्डयन काल जाने हुए, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दीवार जो है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, उड्डयन काल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग वगैरह नहीं बदलेंगे, कुछ भी नहीं बदल रहा, जो भी बदल रहा है क्षैतिज में बदल रहा है। तो इसकी जो परास अगर आएगी, अगर मैं इसकी परास निकालूं, r इक्वल टू 2ux uy बाय g, देखो ux कितना है यहाँ पे 40, ux है 40 और uy है 30, 2 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाय g यानी कि 10। देखो क्या आंसर बन रहा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 240 मीटर। ये आई परास। 240 मीटर कब आएगी, 240 मीटर कब आएगी, जब ये दीवार नहीं होगी। दीवार अगर नहीं है तो 240 मीटर है, देखो यानी कि दीवार से कितना आगे गिर रहा है ये 140 मीटर, दीवार से कितना आगे गिरना है इसको 140 मीटर। तो दीवार से कितना पीछे गिर जाएगा ये, दीवार से कितना पीछे गिर जाएगा ये, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया हाथ, दीवार से कितना पीछे गिर जाएगा ये 140 मीटर। तो प्रक्षेपण बिंदु से कितना गिरेगा पीछे, पीछे की तरफ 40 मीटर। देखो 140 मीटर दीवार के आगे गिरना था, पर दीवार आ गई तो 140 मीटर पीछे गिरेगा, 140 मीटर पीछे गिरेगा। अब 100 मीटर तो खुद दीवार ही है, तो प्रक्षेपण बिंदु से कितना पीछे गिरा, 40 मीटर पीछे गिरा।